नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक गुरुनामी की दूसरी फसल गेहूं के बाद जौ पर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरियल वर्ग की फसल है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जौ का वानस्पतिक नाम हार्डियम वल्गेयर, इसका वानस्पतिक नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जौ का वानस्पतिक नाम हार्डियम वल्गेयर, जौ का वानस्पतिक नाम क्या है? हार्डियम वल्गेयर। गेहूं वगैरह या जो अन्य सीरियल फसलें हैं उनकी तुलना में जौ का वानस्पतिक नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ग्रैमिनी कुल का एक सदस्य है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। 2n बराबर कितने होते हैं? द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 14। अब अगर जौ के वर्गीकरण की बात करें तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो हार्डियम वल्गेयर, जिसको हम 6 रो बार्ले कहते हैं, जो एक सामान्य बार्ले के रूप नाम से जाना जाता है, जिसको हम 6 रो बार्ले कहते हैं। यही मोस्ट कल्टीवेटेड यही होता है, इसी की खेती की जाती है। 6 रो बार्ले हार्डियम वल्गेयर। अब हार्डियम डिस्टिंक्शन 2 रो बार्ले होता है, और हार्डियम इर्रेगुलर ये भी 2 रो बार्ले होता है। अब बात ये आती है कि आखिर ये 2 रो बार्ले जो होते हैं इनकी खेती क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि इनमें जो केवल सेंट्रल स्पाइक होती है, वही केवल जो एक सेंट्रल स्पाइकलेट्स होती है वही केवल फर्टाइल होती है, बाकी नहीं होती। इसीलिए हम केवल हार्डियम वल्गेयर की खेती करते हैं, जो 6 रो बार्ले होती है, जिसकी पूरी की पूरी स्पाइक फर्टाइल होती है। इसलिए हम इसकी बात करेंगे। अब बात आती है कि जो जौ होता है इसका जन्म स्थान क्या है? तो जौ का जन्म स्थान अबसीनिया। क्या है? अबसीनिया। हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो अबसीनिया अगर इंग्लिश में ABYSSINIA अबसीनिया होगा। अबसीनिया इसका जौ का उत्पत्ति स्थान है। गेहूं में भी ड्यूरम गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या था? अबसीनिया। तो याद रखना है कि ये इसका जौ का जन्म स्थान क्या है? अबसीनिया। अब अगर बात की जाए जौ की बुआई की, तो जौ के लिए क्षारीय मृदा, अगर हल्की क्षारीय मृदा भी है तो भी बहुत उपयुक्त मानी जाती है जौ की खेती। उस मृदा में 7 से 8 pH मान पर जौ की खेती बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। बलुई दोमट से दोमट मृदा में जौ की खेती, इसमें सैंडी लोम जो हिंदी में बलुई दोमट से दोमट मृदा जौ की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अब अगर हम जलवायु की बात करें तो किस तरीके की इसको क्लाइमेट चाहिए? तो क्लाइमेट जो है ये गेहूं के साथ उगाए जाते, यानी जिस सीजन में गेहूं उगाया जाता है उसी सीजन में जौ की भी खेती होती है। सोइंग टाइम जो होता है, इसके बुआई का समय, तो बुआई का समय जो होता है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई होती है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, यानी 4th नाइट ऑफ अक्टूबर जो होता है, अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा समय से बुआई करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। लेकिन 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई का समय, ये आप लिख सकते हैं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इसकी बुआई का समय सर्वोत्तम माना जाता है। अब बात ये आती है कि ये जो बुआई हो रही है, इसका मतलब इस समय रबी सीजन चल रहा होगा, जहां पर तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है क्योंकि सर्दी की ओर हम बढ़ने लगते हैं। तो इस दशा में करीब 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके अंकुरण, पौधे के अंकुरण और वृद्धि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। 15 से 17 डिग्री तापमान इसके अंकुरण और वृद्धि के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि बुआई की। तो बुआई में आएगी बात बीज दर की। बीज दर जो बच्चे MSc एग्जाम वाले हैं वो समझेंगे कि सीड रेट कितनी होती है। सीड रेट इसकी करीब 75 से 80 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर तक होती है। कितनी होती है? 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक होती है। लेकिन अगर देर में बुआई कर रहे हैं या बहुत ही ज्यादा वर्षाधारी क्षेत्र है जहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, इस कंडीशन में हम इसकी बीज दर 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक रख देंगे। 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक बीज दर की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे सिंचाई की। तो जौ बहुत ही सूखा सहनशील फसल है। आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में अगर प्रश्न पूछा जाए कि सूखा सहनशील फसल निम्नलिखित में से सीरियल्स कौन सी हैं, तो उसमें जौ जो है वो मोस्ट प्रिफर ऑप्शन होगा। जौ बहुत ही सूखा सहनशील फसल है। और जौ की बात की जाए तो इसमें मुख्यतः एक्टिव टिलरिंग स्टेज पर यानी कि करीब करीब 35 दिन के बाद सबसे अच्छा सिंचाई की जाती है और एक सिंचाई से भी इसका काम चल जाता है। एक्टिव टिलरिंग स्टेज और ज्वाइंटिंग स्टेज पर इसकी पे सिंचाई देनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए कि एक सिंचाई की, तो एक्टिव टिलरिंग स्टेज आपको याद रखनी है। सिंचाई कब करनी है? एक्टिव टिलरिंग स्टेज की अगर बात की जाए तो हिंदी में अगर इसको कहेंगे एक्टिव टिलरिंग स्टेज, क्या हम बता रहे हैं? एक्टिव टिलरिंग स्टेज यानी कि वो समय जब बहुत ही अच्छी तरीके से सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक्टिव टिलरिंग स्टेज यानी कल्ले निकलते समय सिंचाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो बारले होता है यानी कि जौ, तो जौ में अभी हमने बताया कि सिंचाई एक्टिव टिलरिंग स्टेज पर सबसे अगर एक सिंचाई की उपलब्धता है तो एक्टिव टिलरिंग स्टेज पर सिंचाई करनी चाहिए। याद रखना है कि एक्टिव टिलरिंग स्टेज मतलब कि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि जिस तरीके से गेहूं में CRI स्टेज पे की जाती है। एक्टिव टिलरिंग स्टेज 35 दिन के बाद आएगी उसमें जौ में, तो इसलिए उसकी एक सिंचाई अगर उपलब्ध है तो एक्टिव टिलरिंग स्टेज पर। बाकी सिंचाई अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो उसमें टिलरिंग स्टेज पर, ज्वाइंटिंग स्टेज पर और उसके बाद में फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज पर इसकी सिंचाई 3 सिंचाई तक आसानी अच्छे से कर सकते हैं इसमें। अब हम बात करें कि अभी हम बता रहे थे कि बीज दर इसकी 70 से या 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। लेकिन इसमें स्पेसिंग क्या रहती है? स्पेसिंग माने होता है दूरी। स्पेसिंग क्या होती है? दूरी, यानी पंक्ति से पंक्ति के बीच और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 22.5 × 10 सेंटीमीटर होती है। 22.5 पंक्ति से पंक्ति और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच की दूरी होती है। तो ये बात हो गई। अब बात करेंगे हम फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक कितनी देनी पड़ेगी? उर्वरक जो है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास देने से इसकी अच्छी उपज प्राप्त होती है। अब हमारी फसल जो है वो पकने के लिए लगभग तैयार हो जाती है। तो अब पकने के लिए जब लगभग तैयार हो गई तो हम बात ये करेंगे कि फसल कितने दिन बाद पकती है। तो जो एंथेसिस होता है, एंथेसिस होती है फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर, यानी कि जब पहली बार पुष्प खिलता है, फूल खिलता है किसी का, तो उसी को हम जो है ब्रीडिंग की भाषा में एंथेसिस कहते हैं। तो एंथेसिस के 25 दिन बाद यानी कि पुष्पावस्था के 25 दिन बाद फसल पक जाती है। कितने दिन बाद? 25 दिन बाद। एंथेसिस कब आएगी? 25 डे आफ्टर, यानी एंथेसिस के यानी कि 25 दिन बाद, करीब 100 डे आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 100 दिन बाद, या फिर पुष्पावस्था के 25 दिन बाद राइपनिंग स्टेज यानी कि पकने की अवस्था आती है। उसके बाद में 110 से 115 दिन में फसल को हम काट लेते हैं। ये जौ जो है वो माल्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोग होती है। इधर गुड़गांव साइड काफी हरियाणा में इसकी काफी खेती जो है माल्ट बनाने के लिए
की जाती है। तो अब कुछ अन्य प्रश्न है, अगर बात की जाएगी जौ की खेती विश्व में सर्वाधिक कहाँ होती है, तो भारत में तो जौ चौथी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। जौ सीरियल वर्गीय फसलों में चौथी सबसे महत्वपूर्ण, गेहूं, धान और मक्का के बाद चौथी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। लेकिन विश्व में अगर बात की जाए तो रशियन फेडरेशन यानी कि रूस जो है इसके उत्पादन में और क्षेत्रफल में दोनों में अग्रणी है। जबकि भारत में अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल इंग्लिश में जानेंगे तो एरिया, क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। जबकि उत्पादकता की अगर बात करें, उत्पादकता मतलब होता है प्रोडक्टिविटी में पंजाब का अग्रणी स्थान है। प्रोडक्टिविटी में किसका स्थान है? अग्रणी, पंजाब का अग्रणी स्थान है। तो अब हम बात करें अगर कि जो फसल की कटाई करेंगे तो कटाई करते समय यानी कि जब हम कटाई करेंगे तो करीब 25 से 30% से ज्यादा मॉइस्चर यानी कि उसमें नमी इससे ज्यादा न हो तब हम कटाई करेंगे। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि इसको स्टोरेज यानी भंडारण के लिए 12% मॉइस्चर कंटेंट पे इसको भंडार करेंगे यानी कि उसका संग्रहण भंडारित करेंगे 12 से ज्यादा। अगर मॉइस्चर नमी नहीं होनी चाहिए भंडारण करने में, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है लेकिन जानकारी के लिए अच्छा है, पता होना चाहिए। अब उपज की अगर बात की जाए तो करीब 30 से 35 कुंटल औसत उपज, जबकि 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त हो सकती है। 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर और 45 कुंटल तक अच्छी उपज प्राप्त हो सकती है जौ की। तो इस तरीके से जौ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अब एक दो प्रश्न और है कि जैसे बात की जाए कि जौ का प्रोजेनेटर कौन है, तो जौ का प्रोजेनेटर जो है तो वाइल्ड जौ यानी जंगली जौ जो है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। कौन सी? जंगली जौ यानी कि हार्डियम स्पॉन्टेनियम से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। इसी को क्या कहते हैं? वाइल्ड बार्ले यानी वाइल्ड बार्ले जिसको कहते हैं, ये होता है क्या? हार्डियम स्पॉन्टेनियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कि 6 रो बार्ले की खेती की जाती है। सेंट्रल एक्सिस जो होती है सेंट्रल स्पाइक वही केवल उसमें फर्टाइल होती है, किसमें? 2 रो बार्ले में केवल सेंट्रल स्पाइक ही फर्टाइल होती है। तो इस तरीके से ये जौ की से संबंधित कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आप इसी तरीके अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।